बेटा वापस आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? अब पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका है। रामू चिल्लाता है लेकिन वासुंदी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप आप जहाँ भी हो, आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता। मैं वादा करता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं कभी नहीं रुकूंगा। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही छोटा और शांत परिवार रहता था, जिसमें रामू और उसकी पत्नी हेमा और उनका बेटा हरीश और बेटी वासुंदी रहते थे। रामू यूं तो गरीब था, लेकिन वह अपना घर चलाने के लिए गांव के नदी और तालाब में मछलियां पकड़कर बेचता था और उसी बेचे हुए पैसे से अपना जीवन यापन करता था। जब से हरीश बड़ा हुआ तो वह पिता रामू के साथ नदी जाना बंद करके ईंट बनाने के काम किसी दूसरे के पास करने लगा। और वासुंदी तो पापा की लाडली थी, इसलिए वो बड़ी होने के बाद भी अपने पापा के साथ नदी पर मछली पकड़ने जाती थी। गांव का एक शांत सुबह, रामू नदी के किनारे जाल को तैयार कर रहा है। वासुंदी उसकी बेटी उसके पास खड़ी है। पिताजी, आज मछलियाँ जरूर मिलेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम हमेशा उम्मीद करती हो बेटा, लेकिन इस बार देखना, आज जरूर कुछ खास होगा। क्या खास होगा पिताजी? बस यही कि आज मछलियां हमें ज्यादा मिलेंगी और फिर तुम और माँ बहुत खुश हो जाओगे। रामू जाल पानी में डालता है और बासुंदी उसके पास बैठी है। पिताजी, आप जानते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं। बाकी सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ आती हूँ ताकि आप अकेले ना हो। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है बासुंदी। बासुंदी और रामू कुछ समय तक चुप रहते हैं, बस नदी की लहरों को सुनते हैं और बस ऐसे ही इंतजार करते करते शाम हो जाती है। पिताजी, अब हम जाल को बाहर निकाल कर देखते हैं। मुझे लगता है अब तक तो हमारे जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस गई होंगी। हाँ बेटी, अब तो शाम भी हो चली है, चलो मैं जाल को बाहर निकालता हूँ। और जब रामू जाल को बाहर निकालता है तो जाल के अंदर जैसे ही वासुंदी और रामू देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उन्होंने दिन भर जाल लगाकर इंतजार किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 मछली मिली। बेटा, इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन मेरे जाल में कभी भी ज्यादा मछली नहीं फंसती। पिताजी, आप परेशान मत होना, आज नहीं तो क्या हुआ, कल खूब सारी मछली हमारे जाल में फंसेगी। चलिए पिताजी, घर चलते हैं, माँ हमारा राह देख रही होगी। फिर दोनों लोग घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में रामू सिर्फ यही सोच रहा था, आज जो 4 मछली मिली हैं, इसे बेचूं या ना बेचूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनको बेचने पर बहुत ही कम पैसे मिलेंगे और हम आज का खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे। एक काम करता हूँ, इन 4 मछलियों को बेचने के बजाय मैं इन्हें घर पर बनवाता हूँ। इससे हम चारों का पेट तो भर जाएगा। हाँ, यही सही लगता है। फिर कल प्रयास करूँगा कुछ ज्यादा मछली पकड़ सकूँ। ऐसे ही सोचते सोचते वो दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हरीश और उसकी माँ दोनों ही आस में बैठे हुए थे। अरे हरीश बेटा, आज मालिक ने तुम्हें पैसे दिए क्या? नहीं पिताजी, मालिक से मैंने पैसे मांगे तो मालिक ने बोला कि मैं पहले ही तेरे को बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ। पिताजी, आपको पता है, वो ये भी बोल रहे थे कि मैं 1 माह के पैसे उनसे पहले से ही लेकर रखा हूँ और अब वो मुझे अगले माह से पैसे देंगे। आप आराम कर लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। अरे हेमा, तुम्हें क्या बताऊं, आज का दिन एक भी अच्छा नहीं गया। आज तो सिर्फ 4 मछली ही मिली है मुझे। तुम एक काम करो, इन्हीं 4 मछलियों को आज रात के खाने के लिए तैयार कर लो। ठीक है जी, आप परेशान मत होना, कल भगवान चाहेगा तो आप खूब सारी मछली पकड़ लोगे और उसे बेचकर खूब सारा अनाज लाओगे, देखना। रामू के परिवार के पास भले ही कुछ नहीं है,
लेकिन वे लोग बहुत ही प्यारे हैं। अपनी गरीबी भरी जिंदगी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अगले दिन सुबह होने के बाद हरीश अपने काम पर निकल जाता है और आज फिर से रामू के साथ वासुंदी नदी पर जाती है। जब वो दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं तो रामू नदी में जाल लगाकर वासुंदी से कहता है, बेटा आज भगवान चाहेगा तो हमारी किस्मत जरूर साथ देगी। रामू और वासुंदी वहीं पास इंतजार करते हैं और कुछ टाइम के बाद वासुंदी की नजर एक कमल के फूल पर पड़ती है और वो कमल का फूल वासुंदी को बहुत पसंद आता है। पिताजी देखिए, इस तालाब में सिर्फ एक ही कमल का फूल है और वो कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो वो चाहिए। हाँ वो तो सुंदर है, लेकिन बेटा हमें अभी घर लौटना होगा। तुम देख रही हो ना शाम हो रही है। पिताजी मैं फूल को लाकर दिखाऊं? बहुत अच्छा होगा। आप देखिए वह कितना खूबसूरत है। बेटा हमें देर हो रही है, घर भी तो जाना है ना, और तुम्हें भूख भी लगी होगी। चलो घर चलते हैं, मैं बाद में वह फूल तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे वह फूल अभी चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वह बहुत दूर नहीं है। मुझे थोड़ा सा ही तो समय लगेगा उसे तोड़ने में। रामू की आंखों में चिंता का भाव उभरता है, लेकिन वासुंदी की जिद को देखते हुए वह उसे थोड़ी देर के लिए अनुमति दे देता है। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना और ध्यान रखना पानी गहरा होगा तो तुरंत वापस आ जाना, क्योंकि तुमसे तैरते नहीं आता है। ठीक है पिताजी। वासुंदी धीरे धीरे तालाब के अंदर उतरती है और कमल के फूल की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह पानी में घुसती है, फूल थोड़ी दूर खिसक जाता है और वासुंदी को ये पता नहीं था कि कमल का फूल जिस जगह पर लगा हुआ था वहाँ पर सिर्फ दलदल ही था, और इस बात से अनजान वासुंदी उस तालाब के दलदल में उतर जाती है। पिताजी फूल तो और आगे बढ़ रहा है। अरे बेटा वापस आ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? पानी गहरा हो रहा है। नहीं पिताजी, बस थोड़ा और, मैं इसे जरूर तोड़ लाऊंगी। कमल की आस में वासुंदी पानी के अंदर घुसती है। अब पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका होता है। रामू की चिंता और बढ़ जाती है। बेटा जिद मत करो, बाहर आ जाओ, पानी बढ़ रहा है। मैं तुम्हें वह फूल बाद में लाकर दे दूंगा। घुटने पानी चढ़त है, फूल तरी तरी जाए। नहीं पिताजी, मैं इसे लाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए वह फूल और गहरे चला गया। वासुंदी अब कमल के फूल के करीब पहुंच चुकी होती है, लेकिन फूल और गहरे पानी में चला जाता है। अब पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका होता है। कमरन कमरन पानी चढ़त है, फूल तरी तरी जाए। पिताजी फूल तो और गहरे चला जा रहा है। बेटा वापस आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? पिताजी मुझे ये फूल चाहिए, मैं इसे लाके रहूंगी। वासुंदी धीरे धीरे और गहरे पानी में घुसने लगती है। अब पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका है। रामू चिल्लाता है, लेकिन वासुंदी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। बासुंदी यह क्या कर रही हो तुम? वापस आ जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है बेटा। बस थोड़ा और, मुझे यह फूल बहुत पसंद है, मैं इसे लाके रहूंगी। वासुंदी अब पूरी तरह पानी में डूबने लगती है। वह चीखती है, लेकिन उसकी आवाज मानो पानी में कहीं खो जाती है। रामू तालाब के किनारे से देखता है और उसकी आंखों में गहरा डर और शोक है। वह अपनी बेटी को पानी में डूबते हुए देखता है। नहीं नहीं बासुंदी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? रामू अपने दिल की कसमकस को सहन नहीं कर पाता। वहीं तालाब के किनारे पर रामू गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। जब रामू और बासुंदी की मौत की खबर हेमा तक पहुंचती है तो वह तुरंत घबरा जाती है।
क्या क्या हुआ रामू को? वासुदेव वह कैसी है? गांव वाले बताते हैं कि रामू और वासुंदी तालाब में डूब गए। हेमा पूरी तरह से टूट जाती है। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? मेरे रामू और वासुंदी को नहीं हो सकता। क्यों क्यों यह हुआ? हेमा अपने दिल के दर्द को सहन नहीं कर पाती और घर में ही अपना प्राण छोड़ देती है। और जब हरीश को इस बात का पता चलता है तो वह भी गहरे शोक में डूब जाता है और वह अब ये सोचता है कि अब वो उस घर में जाकर क्या करेगा जब उसका परिवार उसका इंतजार ही नहीं कर रहा। वो मन में यह ठान लेता है कि वह अब कभी घर नहीं जाएगा। वह अपना घर छोड़कर भिक्षुक बन जाता है। बहुत सालों के बाद मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुख को अब मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को खो चुका हूँ। हरीश भीख मांगता हुआ एक गांव के पास से गुजरता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, कपड़े फट जाते हैं और वह पूरी तरह से गरीब हो जाता है और वह कुछ लोगों के बगल से गुजरता है। तभी वो लोग हरीश को रुकाकर उसका मजाक बनाते हैं। अरे तेरा क्या हाल हो गया है? सुन, तुझे एक राज की बात बताता हूँ। पाताल लोक का एक राजा है जिसका नाम बैसुखनाथ है। उन्होंने ही तेरी बहन को तुझसे दूर ले गया है। नहीं, ये सिर्फ कहानी ही है। असली में कोई भी पाताल लोक नहीं है और न कोई राजा है। और तुम लोग मेरा मजाक मत बनाओ। जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए ऐसी बातें मत करो। और फिर हरीश गांव वालों की बातों से परेशान होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। उसे अब एक कान चाहिए। वह चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और वह उस पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। कुछ समय बाद उसकी नींद लग जाती है। वो नींद में इतना खो जाता है कि उसे ये भी पता नहीं होता कि वह कहाँ पहुंच गया और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सीधे गांव की ओर निकल जाता है। और बहुत ज्यादा चलने के बाद उसे एक गांव दिखाई देता है और वहीं गांव के पास एक आदमी खड़ा होता है। भैया, ये कौन सा गांव है? ये पाताल लोक का एक बड़ा सा गांव है। इसका नाम ढोलकपुर है। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। किस गांव से हो तुम? हरीश ये सुनकर चौंक जाता है। उन लोगों की बातों में हरीश को यकीन हो जाता है कि सच में पाताल लोक होता है और वो ऊपर की दुनिया से आया है। ये किसी को नहीं बताता। नहीं भैया, मैं बगल के गांव से आया हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ, इसलिए मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद हरीश आगे की ओर चल पड़ता है और एक घर के बाहर खड़ा होकर कहता है, मैया मरी है लिपत पोतत बाप तलाए के भीत। दीदी का ले गए बासु के राजा, भैया न मांगत भीख। अरे मैया, दे दो कुछ खाने को। नहीं भैया, अभी हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप आगे की तरफ चले जाइए। और हरीश आगे की ओर चलता है तो उसे एक महल दिखाई देता है और हरीश सोचता है कि वहाँ जरूर उसे कुछ खाने को मिलेगा। मैया मरी है लिपत पोतत बाप तलाए के भीत। दीदी का ले गए बासु के राजा, भैया न मांगत भीख। दे दो मैया कुछ खाने को। इस घटना के बाद एक सुंदर कन्या महल से बाहर निकलती है और वह उसे खाने को देती है। हरीश उस कन्या को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन वासुंदी थी। अरे अरे, तुम जीवित हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? भैया, जब मैं नदी में डूबी तो मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी नींद खुली तो पाताल लोक के राजा मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे पत्नी बना लिया।
और अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। भैया तुम बताओ, घर पे पिताजी और माँ की तबीयत कैसी है? अरे बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं। पिताजी ने तुमको डूबते हुए देखा और उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। और जब गांव वालों ने माँ को जाकर बताया कि पिताजी और तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो वो तुम दोनों की मृत्यु सहन नहीं कर पाई और उन्होंने आंगन लीपते समय ही अपनी जान दे दी। तब से मैं बेघर होकर भटक रहा हूँ। बहन हरीश को महल में ले जाती है और वह उसे नहलाती है। वह उसकी दाढ़ी काट देती है, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाती है और राजा के दरबार में उसे मंत्री बना देती है। हरीश को महल में मंत्री बना दिया गया। पहले तो वह बहुत पुराने समय तक अपने गरीबी को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे महल में नए जीवन के साथ वह शाही दरबार के कामों में व्यस्त हो जाता है। यह सब बहुत अजीब लगता है। क्या मैं सचमुच यहाँ हूँ? एक समय था जब मैं भूखा था, भिखारी था, और अब ये राजसी जीवन, यह सचमुच मेरे लिए एक सपने की तरह है। महल में एक सुंदर कक्ष में बैठकर वह विचार करता है। उसकी बहन, जो कि अब एक महारानी की तरह रहती है, उसकी मदद करने आती है। भैया अब तुम्हारे पास जो सम्मान और अधिकार है वह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो भिक्षुक बनकर कठिनाइयाँ सही थी वह अब पीछे छूट चुकी हैं। अब तुम्हें हमारे राज्य की सेवा करनी होगी। बहन, मुझे इस जीवन की आदत नहीं हो रही है। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम एक दूसरे के लिए जीते थे। अब यहाँ सब कुछ भव्य और शानदार दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर कुछ खाली सा महसूस होता है। समझती हूँ भैया, यह बदलाव इतना बड़ा होता है कि कभी कभी खुद को पहचानना भी मुश्किल होता है। लेकिन याद रखना, यह सब तुमने अपनी मेहनत से पाया है और तुम्हारे पास अब एक जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद राजा की सभा में हरीश को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राजा अपने दरबारियों से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं। हमारे राज्य में कई मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। खासकर गांवों के विकासों की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो गांवों के मुद्दों को समझ सके और सही समाधान गांव वालों को प्रदान कर सके। सभी दरबारी चुप रहते हैं, लेकिन हरीश आगे बढ़ता है। महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि गरीबी का अभाव क्या होता है। मैं उन गांवों की स्थिति को सुधारने के लिए हद से ज्यादा काम करूंगा। राजा उसे देखता है और उसकी बातें सुनता है और उसकी मेहनत की सराहना करता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम एक अच्छे मंत्री बन सकते हो। हमारे राज्य के हर हिस्से में विकास की काफी ज्यादा जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कड़ी मेहनत से यह काम करो। अब हरीश गांव की समस्याओं को समझने और सुधारने के लिए निकलता है। वह ईकापुर गांव पहुंचता है, जो कि दिखने में उसी की गांव की तरह था और वहां की गलियां और घर भी उसी के गांव की तरह दिखाई देती हैं। यह वही जगह है जहाँ एक समय हम अकेले थे, जहाँ हमारा परिवार संघर्ष कर रहा था। यहाँ के गांव के लोगों की स्थिति भी हमारे गांव की जैसी ही है, या फिर शायद और भी उससे खराब है। मुझे यहाँ इनकी मदद करनी चाहिए। वह गांव के प्रमुख आदमी से मिलता है, जो कि इस गांव में सबसे ज्यादा समझदार है और इस गांव के हित में हमेशा आगे रहता है और उसकी समस्याओं पर चर्चा करता है। मंत्री जी, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। फसलें सही नहीं हो रही हैं और मछलियाँ भी कम मिल रही हैं। लोग अब मजबूरी में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं और कई परिवारों के पास रोज का भोजन भी नहीं है। मैं यह समझ सकता हूँ, लेकिन हम सब मिलकर इस गांव की हालात को सुधार सकते हैं। हमें यहाँ के पानी, भूमि और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। हरीश अब मंत्री बनकर गांव के विकास के लिए कदम उठाता है। वह पहले पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाता है। हम एक नहर खोदेंगे
जिससे पूरे गांव में पानी की आपूर्ति नियमित होगी। हमें खेतों में सिंचाई करने की सुविधा भी मिलेगी और हमारी फसलें भी काफी अच्छी होंगी। लेकिन मंत्री जी, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कैसे ये सब कर पाएंगे? मैं राज्य से आपके गांव के लिए सारी सहायता प्राप्त कराऊंगा। हम एक छोटे से प्रयास से शुरुआत करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे चीजें बदलती हैं। हरीश राज्य से सहायता लेकर गांव में नहर खुदवाने का काम शुरू करवा देता है। वह गांव में छोटे छोटे परिवर्तन लाता है, जैसे कि पानी का सही उपयोग, कृषि में सुधार और मछली पकड़ने के लिए नए जाल बनवाना। कुछ महीने बाद गांव की स्थिति में सुधार आने लगता है। लोग खुश होते हैं और हरीश को धन्यवाद देते हैं। फिर एक दिन हरीश पुराने तालाब के पास जाता है, जहां उसके पिता ने अपनी जान गंवाई थी। पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ नहीं हो, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। इस गांव के हर एक बदलाव में आपका हिस्सा है। आपने मुझे यह सिखाया था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं आपके सपनों को साकार कर रहा हूँ। वह तालाब की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप जहाँ भी हो, आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता। मैं वादा करता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं कभी नहीं रुकूंगा। गांव में सुधार के बाद हरीश एक अलग शख्स बन चुका था। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखता है। वह राजा के साथ राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी मदद करता है। तुमने टीकापुर गांव में बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम्हारे नेतृत्व में राज्य में और भी बड़े बदलाव आएंगे। यह सब आपकी कृपा और लोगों के समर्थन से हुआ है महाराज। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि राज्य के हर हिस्से में खुशहाली फैल सके। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। यह बदलाव सिर्फ गांव के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए होना चाहिए। गांव में हुए सुधारों से राज्य में खुशहाली लौट आती है। लोग अब मेहनत और उत्साह से काम करते हैं और गांव में समृद्धि का एक नया दौर शुरू होता है। मंत्री जी, अब यहाँ के लोग खुश हैं। हमें फसलें भी अच्छी मिल रही हैं, मछलियाँ भी ज्यादा मिल रही हैं और अब हमारे पास एक स्थिर जीवन है। यह जो भी कुछ हो रहा है, यह सब कुछ आप सभी की मेहनत का फल है। मैंने तो बस दिशा दिखाई थी, लेकिन आप लोगों की मेहनत ने इसे संभव बना दिया। गांव की खुशहाली को देखकर हरीश को समझ में आता है कि सफलता सिर्फ पद और सम्मान से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने से आती है। अंत में हरीश और बहन मिलकर अपने परिवार की यादों को संजोते हैं। वे दोनों अब हर दिन को जीते हैं और अपने अतीत से सीखते हुए अपने भविष्य को संवारते हैं। हम दोनों अब बहुत बदल चुके हैं भैया, लेकिन यही तो जीवन है, संकट से पार पाना और आगे बढ़ना। सच कहा तुमने बहन। हम दोनों ने जो कुछ भी खोया था उसे अब वापस तो नहीं पा सकते, लेकिन हम जो पा सकते हैं वह हमारी मेहनत से ही हमको मिलेगा। और इस तरह दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में भाग 2 जरूर लिखें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।